मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था वो था फिनोल के रासायनिक गुण। और फिनोल के रासायनिक गुण में हमने फिनोल की अम्लीय प्रकृति की बात कर ली थी। उसमें हमने फिनोल में अनुनाद पढ़ लिया, फिनोक्साइड आयन में भी अनुनाद पढ़ लिया। एक नोट मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनोल में क्या होता है, जब अनुनाद पढ़ते हैं तो अनुनाद के समय क्या होता है, ऑर्थो स्थिति पर, पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर कैसा चार्ज आता है? माइनस। और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आता है? प्लस। यानी इसमें प्लस और माइनस आवेशों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आवेशों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, यानी प्लस और माइनस। जबकि फिनोक्साइड आयन में हमने अनुनाद पढ़ा, उसमें क्या होता है, यहाँ पर भी माइनस आता है, यहाँ पर भी माइनस आता है, यहाँ पर भी माइनस आता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आते हैं? डबल बॉन्ड के लक्षण। उसमें आवेशों का स्थानांतरण नहीं होता। इसमें तो प्लस माइनस आवेशों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जबकि फिनोक्साइड आयन में आवेशों का स्थानांतरण नहीं होता है। इसलिए फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी माना जाता है। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी इसलिए माना जाता है क्योंकि फिनोल में आवेशों का स्थानांतरण होता है। आवेश कौन कौन से हैं? प्लस और माइनस। जबकि फिनोक्साइड आयन में आवेशों का स्थानांतरण नहीं होता। ये एक इम्पोर्टेंट नोट था जो मैंने आपको बोल दिया है, समझा दिया है। ठीक है, आगे इसमें जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं फिनोल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा फिनोल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक। फिनोल की अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कारक। यदि फिनोल में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यदि फिनोल से कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ध्यान से देखना, यदि फिनोल से कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, CHO आदि, यदि फिनोल से NO2, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड आदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होंगे तो फिनोल की अम्लीयता बढ़ेगी। ध्यान रखना, क्या होगी? फिनोल की अम्लीयता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इस पे ध्यान दो। जैसे मान लीजिए फिनोल है और फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अम्लीयता फिनोल की तुलना में अधिक पाई जाएगी। इसकी तुलना में फिनोल की तुलना में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अम्लीयता अधिक पाई जाएगी। अम्लीयता क्यों होती है? फिनोल के द्वारा H+ आयन का क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है, जिससे फिनोक्साइड आयन बनता है। और फिनोक्साइड आयन में आपने क्या पढ़ लिया पिछले वीडियो में? अनुनाद पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो इसकी अम्लीयता ज्यादा क्यों है? किसकी तुलना में? फिनोल की तुलना में। इसको मैं एक रेजोनेंस से आपको बताता हूँ कि क्यों अम्लीयता है, क्यों इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है NO2। और देखो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन है? NO2। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 है तो ये किससे ऑक्सीजन परमाणु पर क्या उपस्थित होते हैं? लोन पेयर। लोन पेयरों को कौन लेगा? कार्बन वाले का, बेंजीन वाले का sp2 संकरित कार्बन, जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। और इलेक्ट्रॉन आकर्षण का चार्ज कैसा आ रहा है? ऑर्थो पर माइनस। और माइनस को कौन ले रहा है? NO2+। कौन ले रहा है? माइनस को NO2+। क्या ले रहा है? NO2+ माइनस को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि माइनस को कौन समाप्त कर रहा है? प्लस समाप्त कर रहा है। तो माइनस जब समाप्त होगा तो ऑक्सीजन किससे लेने की कोशिश करेगा? हाइड्रोजन से लेने की कोशिश करेगा। और हाइड्रोजन से लेने करेगा तो हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा? H+ के रूप में। तो अम्लीयता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई NO2 किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है। मैं नाइट्रोबेंजीन में आपको अनुनाद बताता हूँ। नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद कैसे होता है? देखिए, ये बेंजीन वाले हैं। इस बेंजीन वाले में एकांत क्रम में डबल बॉन्ड होता है। मान लीजिए मैंने इसमें NO2+ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2+ का क्या कर लिया? एडिशन कर दिया। देखो इस प्रकार N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, इस पर लोन पेयरों की संख्या 3 और चार्ज माइनस, और इस पर लोन पेयरों की संख्या 2। और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आता है? प्लस। नाइट्रोजन अधिकतम कितने बॉन्ड बनाता है? 3, क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो एक का साझा यहाँ, एक का साझा यहाँ, 2, एक का साझा यहाँ, टोटल कितने बॉन्ड हो गए?
3 बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। अब ध्यान देना, देखो ये ऑक्सीजन कैसी है, विद्युत ऋणी, और ये ऑक्सीजन किस रूप में बंधित है, डबल बॉन्ड में बंधित है। दोनों ऑक्सीजन परमाणु कैसे हैं, समान है, दोनों कैसे हैं, समान है। तो अगर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन परमाणु ले ले तो ये भी माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का एक और आ जाएगा, प्लस का कितना हो गया, 2। तो नाइट्रोजन क्या करता है, बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन धनी होती है, कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन धनी। तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो चार्ज इस पर कैसा आ गया, प्लस। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण, और नाइट्रोजन पर एक प्लस पहले से ही है। और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन पर लोन पेयरों की संख्या अब 3 हो गई, चार्ज कैसा हो गया, माइनस, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन। एकांतर क्रम में क्या बचा, डबल बॉन्ड। अब देखो ये बॉन्ड खिसक यहाँ जाएगा तो प्लस कहाँ जाएगा, पैरा पर। पैरा पर स्थिति कैसी चार्ज हो गई, प्लस, और एकांतर क्रम में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये हो गया एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है, प्लस। इस पर लोन पेयरों की संख्या 3, ठीक है। देखो ये बॉन्ड खिसक कर यहाँ आएगा तो प्लस कहाँ जाएगा, ऑर्थो पर वापिस से। तो ऑर्थो पर कैसा चार्ज हो गया, प्लस। यहाँ पर बॉन्ड बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड पहले से ही बना हुआ है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड के फैक्टर नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा है, प्लस। ऑक्सीजन पर लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और चार्ज माइनस, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखो ये बॉन्ड वापस खिसक के यहाँ आएगा, और वापस से लोन पेयर कहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड के रूप में। तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, इस पर चार्ज कैसा, प्लस, और ये ऑक्सीजन पर वापस से डबल बॉन्ड, और लोन पेयर की संख्या 2, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो। तो देखो बेंजीन वाले से कौन जुड़ा, NO2 समूह। तो NO2 समूह जुड़ने के कारण ऑर्थो पेरा स्थिति पर कैसा चार्ज आया, प्लस। कैसा चार्ज आया, प्लस। जबकि फिनोल की क्या कंडीशन है, देखो फिनोल में जब हम अनुनाद पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन पर ये 2 लोन पेयर होते हैं, इन पर चार्ज कैसा आता है, माइनस, ऑर्थो पेरा पर, और इसके कारण कैसा चार्ज आ रहा है, बताओ, ऑर्थो पेरा पर प्लस। तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी NO2 के कारण तो कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस, और इसके पर ऑर्थो पेरा पर फिनोल में कैसा चार्ज आता था, अनुनाद में माइनस। तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, उसको किसने समाप्त कर दिया, NO2 ने समाप्त कर दिया। जब NO2 समाप्त करेगा तो ऑक्सीजन किससे लेने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन से लेने की कोशिश करेगा, और हाइड्रोजन से लेने की कोशिश करेगा तो हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, तो अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। ध्यान रखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, मैंने आपको बताए थे, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N हो, NO2 हो, C-OH हो, CHO समूह बेंजीन वाले की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर, यानी फिनोल की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर विद्यमान हो, जुड़ा हो, तो फिनोल की अम्लीयता बढ़ेगी। ध्यान रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। आगे इसमें जब हम बात करते हैं, अगर ये स्थिति हो, कोई प्लस आई प्रेरक प्रभाव वाला समूह, प्लस आई प्रेरक प्रभाव वाला समूह कौन से होते हैं, R बराबर क्या होता है, CH3 और C2H5, अगर ये जुड़ते हो, एल्किल समूह जुड़ते हो प्लस आई प्रेरक प्रभाव वाले समूह, कहां कहां पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। देखो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, अगर ऑर्थो पैरा स्थिति पर फिनोल में, ये फिनोल है और इसकी ऑर्थो स्थिति पर R जुड़ा है, क्या जुड़ा है, R। तो एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है, बताओ, प्लस आई। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, एक तो ऑक्सीजन देने वाला हो गया और साथ में एक एल्किल समूह देने वाला हो गया, तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी कार्बन पर, और नेगेटिविटी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो उस स्थिति में इसका विस्थापन नहीं होगा, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन नहीं होगा, और हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन नहीं होगा तो अम्लीयता घटेगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C-OH, CHO आदि समूह जुड़े हो ऑर्थो पैरा स्थिति पर, तो फिनोल की अम्लीयता बढ़ेगी, और एल्किल समूह अगर जुड़ा हो ऑर्थो पैरा स्थिति पर, क्योंकि एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है, प्लस आई प्रेरक प्रभाव, तो अम्लीयता घटेगी। ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो प्रश्न आता है वो प्रश्न किस प्रकार आता है, देखते हैं। प्रश्न ये आता है, फिनोल की अम्लीयता के आधार पर निम्न कार्बनिक यौगिकों को व्यवस्थित कीजिए।
कार्बनिक यौगिकों का क्रम दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनकर आता है, फिनोल की अम्लता के आधार पर निम्न कार्बनिक यौगिकों का क्रम दीजिए। जैसे हम आपको दे देंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल, फिर दे देंगे आपको कोमा लगा के फिनोल, फिर दे देंगे आपको ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, फिर दे देंगे आपको 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, फिर दे देंगे आपको पैराक्रिसोल, फिर दे देंगे आपको 2,4,6-ट्राइमेथिलफिनोल। मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन यौगिक दे दिए आपको प्रश्न में, एग्जाम प्रश्न में, बोर्ड एग्जाम में, और आपसे कहता है कि फिनोल की अम्लीयता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि अम्लीयता सबसे घटता हुआ क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद उससे कम आएगा, उसके बाद उससे कम अम्लीय आएगा, फिर लास्ट में सबसे कम अम्लीय आएगा। तो इसमें देखिए, देखो 2,4-डाइनाइट्रो, यहाँ पर कितने नाइट्रो समूह जुड़ रहे हैं, 2। यहाँ पर देखो 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, क्लियर। तो 2,4,6-ट्राइनाइट्रो, यहाँ पर 3 नाइट्रो समूह जुड़े हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, 2। यहाँ पर ऑर्थोक्रिसोल में क्या होता है, एल्किल समूह जुड़ा होता है, एल्किल समूह मैथिल समूह जुड़ा होता है, पैराक्रिसोल में मैथिल समूह जुड़ा होता है। यहाँ पर कितने मैथिल समूह जुड़े हैं, प्लस हाइड्रोनिक प्रभाव वाले 3। तो इसका मतलब सबसे कम अम्लीय तो कौन सा हो गया, 2,4,6-ट्राइमेथिलफिनोल। सबसे ज्यादा कौन सा हो गया अम्लीय, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो यानी सबसे ज्यादा लिखूं तो मैं 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल तो सबसे ज्यादा अम्लीय, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा अम्लीय। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल का। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद आएगा फिनोल का। किसका आएगा, फिनोल का। उसके बाद आएगा ये आपका कौन सा है, देखो ऑर्थोक्रिसोल, कौन सा है, ऑर्थोक्रिसोल। उसके बाद नंबर आएगा पैराक्रिसोल का। किसका आएगा, पैराक्रिसोल का। और सबसे लास्ट में कम अम्लीय कौन बचा, 2,4,6-ट्राइमेथिलफिनोल। इस प्रकार का प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता है यूनिवर्सल टूल है, 2,4,6-ट्राइनाइट्रो जो फिनोल है ये सबसे ज्यादा क्या हो गया अम्लीय, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कितने जुड़ रहे हैं, 3 NO2 समूह जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑर्थो पैरा स्थिति पर फिनोल में इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुनाद के कारण बढ़ रहा था, जो नेगेटिवली बढ़ रही थी, उसको किसने समाप्त कर दिया, नाइट्रो समूह ने समाप्त कर दिया। और इसलिए H+ आयन का प्रतिस्थापन आसानी के साथ हो जाता है, और आसानी के साथ हो जाने के कारण इसकी सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, अम्लीयता पाई जाती है। जैसे मैं आपको 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल के बारे में बताता हूं। टू 4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल ये होता है, देखो ध्यान देना, ये फिनोल हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया, क्लियर। इसका नाम है 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, यानी 1 2 3 4 5 और 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसको ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, ध्यान रखना, पिक्रिक एसिड। देखो एसिड कब होता है, जब क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH, लेकिन इसमें तो C डबल बॉन्ड OH भी नहीं है, क्या है, OH है, लेकिन फिर भी क्या है, एसिड है, फिर भी क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है वो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कितने जुड़ रहे थे, देखो 3, जो इसकी अनुनाद के कारण ऑर्थो पैरा पर माइनस था उसको इसने समाप्त कर दिया, कैंसिल। यहाँ पर माइनस आया, इसको इसने समाप्त कर दिया, यहाँ पर माइनस आया, इसको इसने समाप्त कर दिया। और खींचने वाला कौन सा जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षित, जो किससे ले रहा है, ऑक्सीजन से लोड कर ले रहा है। तो ऑक्सीजन औकात किस पर दिखाएगा, अपनी हाइड्रोजन पर दिखाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को भागना पड़ेगा तीव्र गति से, हाइड्रोजन को भागना पड़ेगा तीव्र गति से। और हाइड्रोजन जब तीव्र गति से भागेगा तो किसका समान व्यवहार करेगा, अम्ल के समान। इसलिए पिक्रिक अम्ल में C डबल OH समूह अनुपस्थित होते हुए भी इसे अम्ल कहा जाता है। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पिक्रिक अम्ल क्यों है, C डबल OH अनुपस्थित होते हुए भी अम्ल है। तो ऐसा प्रश्न अगर फिनोल की अम्लीयता के आधार पर आता है तो आप आसानी के साथ उत्तर दे सकते हो, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अम्ल क्षार सिद्धांत की एक समीकरण होती है, अम्ल क्षार सिद्धांत की एक रासायनिक समीकरण होती है जो होती है pKa बराबर माइनस log Ka, यानी कि pKa की वैल्यू, ये एक लघु गणक समीकरण होती है। कैसी समीकरण होती है? लघु गणक समीकरण होती है जो साम्य अवस्था में अम्ल क्षार सिद्धांत से निर्धारित होती है। pKa बराबर माइनस log Ka, यानी माइनस log Ka का मतलब क्या है? pKa और एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अगर K का मान ज्यादा है तो pKa का मान क्या होगा? कम होगा। और ये ध्यान रखना, जिसके लिए K का मान अधिक होगा और pKa का मान कम होगा वो क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। ध्यान रखना, अगर कोई मान के आधार पर अम्लीयता का क्रम पूछता है और आपसे K का मान देता है या pKa का मान देता है, तो जिसका pKa मान कम होगा वो ज्यादा फिनोल का हाइड्रोकार्बन अम्लीय माना जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 2,4,6 या फिर मैं लिखूं पैरानाइट्रोफिनोल, एक देता है आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक देता है आपको मेटाक्रिसोल, एक देता है आपको फिनोल। ये प्रश्न देता है, यानी कि मेटानाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटाक्रिसोल और फिनोल, इनके आपको K के मान देता है। मान लीजिए इसका, या pK का मान देता है, कोई सा भी मान दे सकता है। मान लीजिए इसके लिए pK का मान दे रखा है उसने 7.1, इसके लिए मान लीजिए दे रखा है 7.2 और इसके लिए दे रखा है 10.0 और फिनोल के लिए दे रखा है 7.5 दे रखा है। मान लो, कल्पना कर लेते हैं 7.5 दे रखा है। तो आपको पता है जिसका pKa का मान कम है, तो pKa का मान किसका कम है? वो पैरानाइट्रोफिनोल का, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये माइनस लघु गणक होता है। तो इसमें क्या होता है? जिसका pKa का मान कम है, जिसका pKa का मान कम है वो ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। तो pKa का मान किसका कम है? पैरानाइट्रोफिनोल का। उसके बाद फिर नंबर किसका आएगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। फिर नंबर किसका आएगा? फिनोल का। और फिर लास्ट में किसका आएगा? क्रिसोल का। तो मान के आधार पर भी आपसे अम्लीयता का ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको फिनोल के अम्लीयता ऑर्डर पर अगर प्रश्न आता है तो दोनों तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। अगला जो एक टॉपिक है वो है फिनोल की अम्लीयता। फिनोल की अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होती है। फिनोल की अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होती है। ये एक प्रश्न है। क्या है? प्रश्न। फिनोल की अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? एक रिएक्शन सिद्ध करती है, एक अभिक्रिया सिद्ध करती है कि फिनोल की अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होती है। वो रिएक्शन क्या होती है? अगर फिनोल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दी जाए, किसके साथ करा दी जाए? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा भी कहते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ अगर अभिक्रिया करा दी जाए तो फिनोल की कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है RC≡OH, अगर इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो लवण का निर्माण होता है RC≡ONA, यानी कि ये तो माइनस और ये प्लस, यानी R के स्थान पर अगर CH3 होता तो क्या हो जाता? सोडियम एसिटेट आयन। जो बाकी बचता है वो H2O के रूप में निकलता है और साथ में CO2 के रूप में गैस बाहर होती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देता है। इसलिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देगा तो इसका नाम होगा सोडियम एसिटेट आयन। क्या नाम होगा? सोडियम एसिटेट आयन। तो ये रिएक्शन सिद्ध करती है कि भाई वास्तव में फिनोल की अम्लीयता किससे कम होती है? कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होती है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जाता है, इसमें दोनों रिएक्शन देनी पड़ती हैं। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वास्तव में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, ऑक्सीजन परमाणु का प्रतिस्थापन
नहीं होता है। इसमें देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं। एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ। तो जिंक धातु के साथ जो रिएक्शन होती है ये फिनोल की यश दरज अभिक्रिया कहलाती है। यश दरज, क्योंकि जिंक को यश दरज कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिंक को? यश दरज। फिनोल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है, इसको गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, तो प्रोडक्ट बनती है बेंजीन और प्लस में ZnO, जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड। इसको यश दरज कहा जाता है। एक रिएक्शन पढ़ते हैं क्षार NaOH के साथ एनिसोल का निर्माण, एनिसोल का निर्माण। एनिसोल क्या होता है? देखो, बेंजीन के साथ जब OCH3 समूह जुड़ा होता है तो इसको एनिसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिसोल कहा जाता है। और इसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथोक्सी बेंजीन। जो ईथर क्रियात्मक समूह, देखो R का स्थान कौन काम कर रहा है? C6H5 OCH3, इसका नाम हो गया मेथोक्सी बेंजीन। एनिसोल का आईयूपीएसी क्या हो गया? मेथोक्सी बेंजीन। अब रिएक्शन में मेथोक्सी बेंजीन यानी कि एनिसोल की प्राप्ति कैसे होती है, तो मैं इसको क्लीन करता हूं। आगे देखते हैं किस प्रकार होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो फिनोल होता है, फिनोल होता है वो क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया कराता है। किसके साथ करता है? क्षार NaOH। आपको पता है 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सोडियम फिनोक्साइड आयन, ONA, सोडियम फिनोक्साइड आयन। और सोडियम फिनोक्साइड आयन की क्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ कराई जाती है, CH3I के साथ। तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा? NaI। क्या निकल जाएगा? NaI। और बचा क्या है? बेंजीन के साथ OCH3 यानी एनिसोल की प्राप्ति होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किसको निर्मित करती है? एनिसोल को निर्मित करती है। अगली रिएक्शन इसमें देखो, एक जिंक धातु के साथ हो गई, एक एनिसोल की प्राप्ति हो गई, एक अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है। किसके साथ होती है? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं जब फिनोल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ। और इसको टेम्परेचर पर उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाएगा तो देखो यहां से इसका हाइड्रोजन, ये तो NH2 बचेगा, इसका हाइड्रोजन, इसका H2O क्या हो जाएगा? बाहर, वाष्प बाहर हो जाएगी। और बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा? NH2। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। और एनिलीन का आईयूपीएसी क्या होता है? बेंजेनेमीन। क्या होता है? बेंजेनेमीन। क्लियर। एक रिएक्शन होती है PCl5 के साथ। किसके साथ होती है भाई? PCl5 के साथ। बेंजीन की क्रिया या फिनोल की क्रिया, सॉरी फिनोल की क्रिया PCl5 के साथ कराएंगे। तो बताओ क्या निकलेगा? POCl3। आप में से निकाल दो, POCl3। ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। और बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा? Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। यानी हेलोएरिन निर्माण की एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब जो ये POCl3 है, इसको यदि एक्वस मात्रा में फिनोल के साथ अभिकृत कराया जाए, यानी देखो मैंने ले लिया C6H5OH, C6H5OH, C6H5OH। इसको यदि POCl3 को P डबल बॉन्ड O के साथ Cl के साथ Cl के साथ Cl, POCl3 को, तो यहां से क्या निकल जाएंगे? 3 मोल HCl निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? HCl। तो C6H5 के कितने मोल हो गए? देखो 1, 2 और 3। बचा क्या? PO4। 1, 2, 3, 4। तो PO4 पर चार्ज कितना आ गया? माइनस। तो इसका नाम हो गया ट्राइफेनिल फोस्फेट। क्या नाम हो गया? ट्राइफेनिल फोस्फेट। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई है, जो फिनोल की मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं जो रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती है। जिंक धातु के साथ हो गई, अमोनिया के साथ हो गई, एनिसोल की प्राप्ति हो गई, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं फिनोल के अम्लीय और कार्बोक्सिलिक अम्लों और फिनोल की अम्लीयता में अंतर करने के लिए मैं रासायनिक अभिक्रिया बता दी। फिनोल की अम्लीयता के ऑर्डर के आधार पर किस प्रकार प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। pKa के और Ka के मान पर अगर प्रश्न आता है तो जिसमें Ka का मान ज्यादा होगा, pKa का मान कम होगा, उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। और अगर कोई फिनोल से ऑर्थोपैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो, जैसे NO2 जुड़ा हो, CN जुड़ा हो, COOH जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, तो हमेशा फिनोल की अम्लीयता बढ़ेगी। और एल्किल समूह जुड़ा हो तो फिनोल की अम्लीयता घटेगी। उसके आधार पर मैंने आपको 1-2 प्रश्न कराए हैं। तो मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।